हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। आज इस वीडियो में मैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें मॉडल सेट 4 का सेक्शन सी का सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके पहले मैं मॉडल सेट 1, 2, 3 और मॉडल सेट 4 का सेक्शन ए, सेक्शन बी का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं होली के दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप सभी को होली के हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। उम्मीद करता हूं आपका भविष्य उज्जवल हो और होली के जस्ट बाद जो आपका एग्जामिनेशन आने वाला है उस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास करें और होली एंजॉय करने के साथ साथ आप थोड़ी पढ़ाई पर भी ध्यान दें और साथ में कल से आप पूरी तैयारी, पूरी फोकस करें एग्जामिनेशन पर। बहुत कम समय बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा अपनी तैयारी के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और पूरी फोकस जो है वो एग्जामिनेशन पर कर रहे होंगे आप लोग। चलिए, उम्मीद ये भी करता हूं कि आपका एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और होली के दिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहला सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये 15 नंबर में एक इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इसको इवेलुएट करना है, इसको पता करना है इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख लिया हूँ और ये क्वेश्चन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन पर है। तो सबसे पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग इसको डिकम्पोज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करने के लिए तरीका क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए रिपीटेड फैक्टर है। रिपीटेड फैक्टर मतलब x-1 का होल स्क्वायर, मतलब x-1 दो बार है। तो दो बार है तो इसको रूल होता है, यहाँ पर हम लोग इसको लिखते क्या हैं जरा समझिए। सबसे पहले a डिवाइडेड बाय x-1 लिखेंगे प्लस b डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर है तो इसको एक बार x-1 और दूसरे बार x-1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। और फिर तीसरा में रखेंगे ये जो दूसरा फैक्टर है c डिवाइडेड बाय x+2, जहाँ पर a, b, c कांस्टेंट है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करने का रूल होता है। सबसे पहले तो हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर लेट मैं लिख दिया हूँ, इसको नंबर डाल देते हैं 2। अब यहाँ पर इसको एलसीएम लेकर के ऐड करते हैं। तो एलसीएम लेकर के जब आप ऐड कीजिएगा तो x-1 का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा और साथ में x+2 भी आएगा। आप इससे डिवाइड कीजिएगा x-1 से यहाँ पर, तो बचेगा x-1 इंटू x+2, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए a इंटू x-1 इंटू x+2। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे x-1 का होल स्क्वायर से, x+2 बचेगा वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू x+2 और फिर आगे c और x+2 से जब डिवाइड करेंगे तो x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक सवाल जरूर आपके एग्जामिनेशन में भी होगा और सभी मॉडल सेट में पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ही। चलिए अब देखिए क्या करते हैं। जब ये दोनों इक्वल है और डिनोमिनेटर भी इक्वल है, आप देख रहे हैं, तो न्यूमरेटर भी इक्वल होगा। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अब a इंटू x-1 इंटू x+2 और फिर प्लस b इंटू x+2 प्लस c इंटू x-1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखिए क्या है, यहाँ तो x है तो न्यूमरेटर के इक्वल हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर के इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर के इक्वल हो गया। नंबर इसको हम लोग डाल देते हैं 3। अब हम लोग का काम है a, b और c का वैल्यू निकालना। ये निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसा x का वैल्यू पुट करते हैं ताकि कुछ टर्म जीरो हो जाए। जैसे आप x की जगह अगर 1 पुट कीजिएगा तो देखिए 1 - 1 0, ये टर्म ही पूरा जीरो हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, x की जगह पुट करते हैं 1। तो 1 पुट करने से आएगा क्या, 1 - 1 0, ये पूरा टर्म 0। यहाँ पर 1 पुट कीजिए, 1 + 2 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ 3b हो गया, b तो है ये 3 हो गया। और 1 - 1 0, ये भी 0 हो रहा है। इधर आप x की जगह 1 पुट कीजिए तो 1 आ रहा है। यहाँ से b का वैल्यू निकल गया 1 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए कौन सा वैल्यू और पुट किया जाए ताकि कुछ टर्म, दूसरा टर्म 0 हो जाए। तो आप देखेंगे ये वाला टर्म अगर 0 करना है तो x की जगह -2 पुट करना पड़ेगा
तो हम लोग चलिए पुट कर देते हैं x की जगह -2, x की जगह -2 पुट करते हैं तो होगा क्या, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, -2 + 2 जीरो हो गया, पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, -2 + 2 जीरो हो गया, जीरो से b को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। यहाँ देखिए ये -2 पुट कर रहे हैं, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, तो ये हो जाएगा 9c। ये तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर 9c हो गया। और यहाँ पर x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये हो गया -2। अब यहाँ से c का वैल्यू -2/9 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कौन सा वैल्यू पुट करने से जीरो आएगा, अब तो कोई भी वैल्यू पुट करने से जीरो नहीं आएगा। यहाँ का 3 टर्म जो दिया हुआ उसमें से एक भी जीरो नहीं आएगा, तो आप कुछ भी पुट कर दीजिए, लेकिन ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जहाँ से कैलकुलेशन करना आसानी हो। जैसे मान लीजिए आप 100 पुट कर देते हैं तो थोड़ा सा तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसा पुट कीजिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो। और जो पहले पुट नहीं किए हैं, हम लोग पुट किए 1 और -2, देखिए जीरो तो पुट नहीं किए तो जीरो पुट कीजिए, जीरो सबसे आसान होगा कैलकुलेशन। अब जीरो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा क्या a, और जीरो पुट करेंगे 0 -1 -1 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया -2a। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -2a। अब देखिए यहाँ अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 2b हो जाएगा, तो ये हो गया आपका +2b। और यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो सिर्फ यहाँ पर c बच रहा है। और इधर हम लोग 0 पुट करने से 0 ही आ रहा है। ये हम लोग का एक रिलेशन आया है ABC का। a, b और c पता है, a यहाँ से पता चल सकता है, b c का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा, a पता चल जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, किसका वैल्यू पुट करना है, b और c का, a पता करना है। तो ऐसा करते हैं ना, 2b और c दोनों को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -2a = -2b और -c। देखिए ये दोनों हम लोग 2b और c को दोनों को उधर ले गए हैं, तो -2b -c। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, किसका वैल्यू पुट करना है, b और c का। b का है क्या, b का है 1/3, तो -2 × 1/3। और c का भी वैल्यू पुट कीजिए, c का वैल्यू -2/9 और खुद माइनस यहाँ पर है तो +2/9 कर देते हैं ना। अब देखिए ये हो जाएगा -2a, और यहाँ पर आप एलसीएम लेकर के इसको ऐड कीजिए, 9 एलसीएम होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 6, -6 + 2, यानी कि ये आया -4/9। अब -2 से आप उधर डिवाइड कर दीजिए तो a का वैल्यू आ रहा है 2/9, a का वैल्यू निकल गया। अब a, b और c तीनों का वैल्यू निकल गया, तीनों का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखता हूँ, x / x - 1 का होल स्क्वायर × x + 2 है। देखिए देयरफॉर x / x - 1 का होल स्क्वायर × x + 2 है। और यहाँ पर था क्या, यहाँ पर था a / x - 1, और a का वैल्यू निकला क्या है, देखिए a का वैल्यू 2/9 निकला हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं 2/9। देखिए a की जगह 2/9 और इंटू 1 / x - 1 ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 2/9 इंटू 1 / x - 1। अब चलिए दूसरा टर्म क्या था मैं दिखाता हूँ आपको। दूसरा a/x - 1 तो हो गया, प्लस b / x - 1 था, क्या था, b / x - 1 का होल स्क्वायर था, और c / x + 2 था। चेक कर लीजिए एक बार फिर से, देखिए b / x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c / x + 2, तो ये दो टर्म अभी बचा हुआ है। b का वैल्यू कितना है 1/3 और c का वैल्यू -2/9। b का वैल्यू है 1/3 और c का वैल्यू है -2/9। तो चलिए पुट करते हैं, b की जगह 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1 / x - 1 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, और प्लस c का वैल्यू -2/9 है और 1 / x + 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को इंटीग्रेट करना था, मैं एक बार दिखा देता हूँ, क्वेश्चन यही है ना, इसी को इंटीग्रेट करना था। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रल में यही चीज था, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, कितना है 2/9 1 / x - 1 प्लस 1 / 3 1 / x - 1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऊपर ले जाकर के x - 1 का पावर -2 भी लिख सकते हैं,
और -2/9 ये इसका 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर ज्यों करते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, टर्म बाय टर्म भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए 2/9 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का, यहाँ पर फिर हम लोग 1/3 जो कांस्टेंट है उसको बाहर करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं x माइनस 1 का पावर -2 का, और यहाँ पर -2/9 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का। अब चलिए इंटीग्रल का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। इंटीग्रल का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का इंटीग्रल का फॉर्मूला log mod x माइनस 1 होता है, log mod x माइनस 1 प्लस ये जो है आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे सोचिए जरा। अगर ax प्लस b का पावर n है और इसको इंटीग्रेट करना है तो इसके पावर में 1 ऐड कर देते हैं, ax प्लस b का पावर n प्लस 1, और उसी n प्लस 1 से डिवाइड करते हैं और साथ में x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे भी डिवाइड होता है। तो यही रूल तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके पावर में 1 ऐड करेंगे, -2 में आप 1 ऐड कीजिए ना, -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, और उसी -1 से डिवाइड करेंगे। x का कोई कोएफिशिएंट 1 के अलावा तो है नहीं, 1 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा, तो इसीलिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे, -2/9 और 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का log mod x प्लस 2, साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिखना मत भूलिएगा, c जरूर लिखिएगा। चलिए अब 2/9 यहाँ पर भी है, 2/9 यहाँ पर भी है, दोनों से हम लोग ले लेते हैं कॉमन 2/9 को, यहाँ पर बच जाएगा log mod x माइनस 1, और यहाँ पर आपका बच रहा है कॉमन लेने के बाद log mod x प्लस 2। और क्या बचा, एक टर्म अभी नहीं लिखे हैं, उस टर्म को भी हम लोग लिख जाते हैं। देखिए ये 1 + 3 और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए ना माइनस, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसको नीचे ले आते हैं, नेगेटिव पावर है, नीचे ले आएंगे तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव, पावर हो जाएगा 1। अब 1 पावर लिखना तो जरूरी नहीं है, ये तो आप समझ ही रहे हैं, और साथ में ये जो है इसको मत लिखना भूलिए। अब देखिए यहाँ पर एक लॉगरिथम का रूल अप्लाई करते हैं, कौन सा, log m माइनस log n। तो इसका फॉर्मूला होता है log m डिवाइडेड बाई n, मतलब मॉड तो दोनों में रहेगा तो एक ही साथ लिख जाते हैं ना, मॉड x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, दोनों में मॉड रहेगा तो दोनों का एक साथ log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n हो गया, और यहाँ पर है -1/3 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपका एग्जामिनेशन में आएगा, आप इसकी तैयारी थोड़ा सा ठीक से कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंटीग्रेशन का सवाल है, और ये क्वेश्चन है तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन होगा। यहाँ हो सकता है आपका रूट अंडर भी रहे, यहाँ पर आपका नीचे रूट अंडर भी रहेगा, एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर रहेगा। तो अब देखिए इस सवाल को बनाते कैसे, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिख चुका हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ। देखिए एक तरीका होता है ये जो है इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर है आपका क्वाड्रेटिक और ऊपर है लीनियर, तो इस टाइप के सवाल को बनाने का तरीका होता है x प्लस 3 को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कैसे, a इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर यानी x² माइनस 2x माइनस 5 और प्लस एक कांस्टेंट भी, इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं ऊपर वाला को। अब ये आप इस तरीके से लिख करके फिर ए बी का वैल्यू निकालिए, वो भी कर सकते हैं, या आप फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, मेरा इंटीग्रेशन का पूरा एक सीरीज है, मैं जो लाइव क्लास लिया था आप उसको भी देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो 20-22 क्लास का पूरा सीरीज था, तो आप उसको देखिएगा, तो वहाँ पर मैं पूरा डिटेल बताया हूँ। यहाँ पर मैं एक बार सिर्फ डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस तरीके से एक्सप्रेस करिएगा तो 2-3 टर्म बढ़ जाएगा। अगर सिर्फ कम टर्म में या कम स्टेप में बनाना है तो इसके लिए क्या करना है मैं समझा रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसका नीचे वाला का डिफरेंशियल देखिए कितना है, 2x माइनस 2 आएगा, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x² का 2x और माइनस 2x का -2 और इसका तो 0 हो जाएगा। यही चीज आपको लाना है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में लाएंगे तो 2x है, यहाँ तो सिर्फ x है, तो 2x आएगा कैसे, आप ऐसा कीजिए ना, 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
2x प्लस 6, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 6 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। और अब आगे क्या करना है, देखिए इसके लिए हम लोग 1/2 तो रहने देते हैं, चाहिए इसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर में जो है 2x माइनस 2, तो 2x तो आया है, -2 नहीं है, तो इसको ऐसा लिखते हैं ना 2x और -2 प्लस 8। देखिए -2 में 8 ऐड करेंगे तो +6 ही रहेगा ना, ये 6 को लिखे -2 प्लस 8। अब इसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ चुका है ऊपर में, नीचे वाला ज्यों का त्यों रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब हम लोग क्या करते हैं जरा देखिए, जो हम लोग को काम करना था हो चुका है, इसका डिफरेंशियल ऊपर आ चुका है और साथ में कोई दूसरा कांस्टेंट है। तो अब हम लोग 1/2 को तो फिलहाल बाहर ही रहने देते हैं, इससे इसमें भी डिवाइड कर दीजिए, इससे इसमें भी डिवाइड कर दीजिए, तो 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और इसको हम लोग दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 रहने देते हैं और इंटीग्रेट करेंगे इसको भी 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ 8 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, माइनस 2x माइनस 5 है और इसको भी इंटीग्रेट करते हैं। अब चलिए आगे क्या करते हैं, 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1/2 और इसको इंटीग्रेट करना, ये जरा समझिए कैसे इंटीग्रेट होगा, ये बड़ा आसान है। इसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना ऊपर, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 2x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट -2, इसका तो 0। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में हो तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, मतलब लॉग मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो है उसी का लॉगरिथम हो जाता है, इसका तो फॉर्मूला है। अब ये 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा 4 और इसको इंटीग्रेट करना है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका रूल है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहा तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका होता है, क्या तरीका है, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं चलिए मैं बता रहा हूँ, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 रहने दीजिए प्लस 4 और इसका जो नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे जरा समझिए, होल स्क्वायर के फॉर्म में। एक्स स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहने दीजिए, इसको लिखते हैं -2 इंटू एक्स इंटू 1। देखिए ये 2x को लिख रहे हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x ही हो गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab हो चुका है, प्लस बी स्क्वायर चाहिए, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, प्लस 1 स्क्वायर चाहिए, तो 1 स्क्वायर कर दीजिए ना, बाद में हम लोग बाकी जो कांस्टेंट है उसको हम लोग हेर फेर कर लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर को ज्यों कहते हैं, ये -2x को लिखे -2 इंटू एक्स इंटू 1 और ये 1 स्क्वायर अपने से ऐड किए हैं, क्यों किए हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आ जाएगा, तो जब 1 स्क्वायर ऐड किए हैं तो 1 स्क्वायर को बाद में सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये जो -5 पहले से यहाँ इंतजार कर रहा है कि हमारी बारी कब आएगा, उसकी बारी आ गई है, -5 लिख दिए और ये जो पहले से हम लोग अलग से ऐड कर दिए थे उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। चलिए ये काम तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं 1/2 लॉग, इसको लेकर के हम लोग को आगे बढ़ जाना, ये तो हो चुका है इंटीग्रेट, इसमें कुछ करना नहीं है मेन। अब इंटीग्रेशन हम लोग इसको करेंगे प्लस, ये इक्वल टू नहीं दिख रहा है, इक्वल टू मैं ठीक कर दे रहा हूँ, +4 और ये अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये -5 माइनस 1 -6 हो रहा है, -6 को हम लोग लिख जाते हैं √6 का होल स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं, था तो -6 तो रूट चढ़ाएं तो भाई स्क्वायर भी कर दीजिए, ये देखिए स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो -6 ही बचेगा। अब ये एक फार्मूला में आ गया, इस फार्मूला से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ इसको, क्या था मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आगे लिखूंगा 1/2 लॉग
मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और साथ में ये मॉड था, देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 और ये चीज था 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये था इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। ये माइनस था या प्लस था? माइनस था, यहाँ पर है माइनस। तो अब ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, यहाँ पर 1/2 log मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 तो रहने दीजिए, ये अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रल का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? याद कीजिए, आप लोग को पता होगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/2a log मॉड एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए होता है, और साथ में कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो ये फॉर्मूला है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, उसी फॉर्मूला में 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला में ही लिखेंगे। तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2a ए के जगह कितना है? a के जगह है √6, यहाँ पर √6, और log मॉड x माइनस ए, x के जगह है आपका x माइनस 1, तो x माइनस ए के जगह है √6 डिवाइडेड बाय x प्लस ए, x के जगह ये पूरा है, a के जगह ये है पूरा, तो x माइनस 1 प्लस ए के जगह है √6। दोनों इंटीग्रेशन का काम हो चुका है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, बस हो चुका है इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या होगा? 1/2 log मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस, देखिए ये कटेगा ना, यहाँ पर आपका ये कट जाएगा 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब कितना हो गया? ये 2 डिवाइडेड बाय √6 और यहाँ पर log मॉड x माइनस 1 माइनस √6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस √6, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वेक्टर का। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, आप लोग को दिख रहा होगा, क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ। यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, देन फाइंड द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 3a प्लस बी निकालना है, a डॉट बी निकालना, a क्रॉस बी निकालना, a स्क्वायर निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b निकालना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो चुटकी में बनने वाला चीज़ें हैं। a दिया हुआ है, a के बारे में लिख दिया i प्लस जे प्लस के, फिर b i माइनस जे माइनस के, ये भी दिया हुआ है। देन फाइंड द फॉलोइंग, सबसे पहले 3a प्लस बी निकालते हैं। 3a प्लस बी, 3 रहने दीजिए, a का वैल्यू i प्लस जे प्लस के प्लस b का वैल्यू i माइनस जे माइनस के। तो हम लोग क्या किए? a का वैल्यू पुट कर दिए, b का वैल्यू पुट कर दिए। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत सारा चीज़ निकालना है ना। चलिए अब देखिए क्या करते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर है आपका i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब उसके बाद क्या करते हैं? ये दोनों का सम करना है, सिंपल एडिशन है भाई। 3i प्लस i क्या हो जाएगा? 4i प्लस 3j माइनस j, ये हो जाएगा आपका 2j, और 3k माइनस k हो जाएगा 2k। बस इतना ही तो काम करना था एक नंबर के लिए। अब दूसरा नंबर के लिए देखते हैं। ये एक नंबर तो आपको मिल गया। दूसरा सवाल बनाने के लिए हम लोग को करना क्या है? a डॉट बी, इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या? a डॉट बी, a है क्या? a तो है आपका भाई i प्लस जे प्लस के, और डॉट बी, b का भी वैल्यू लिखिए, i माइनस जे माइनस के, दोनों का वैल्यू लिख गए। और ये डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए तरीका क्या होता है? यहाँ जो i का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट देखिए 1, यहाँ i का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम लोग क्या लिख जाते हैं? 1 इंटू 1। फिर यहाँ j का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर j का कोएफिशिएंट है -1, ये 1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को। k का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पर k का कोएफिशिएंट है -1, यही दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। अब आगे थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1 हो गया,
1 इंटू -1 हो गया, 1 इंटू -1 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल 1 और -1, बचा क्या, सिर्फ -1 बचा। तो ये आंसर हो गया -1। ए डॉट बी मिल गया, 2 नंबर तो आपको मिल गया। अब रही बात आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ए क्रॉस बी निकालना है। तो चलिए मैं इसको बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ए क्रॉस बी, ए का भी वैल्यू मैं लिख दिया हूँ, यही वैल्यू था i प्लस जे प्लस के। मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या था, i प्लस जे प्लस के ए था और बी था i माइनस जे माइनस के। तो i प्लस जे प्लस के और i माइनस जे माइनस के, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको एक डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। कौन सा डिटर्मिनेंट, समझिए। ये करना क्या है, यहाँ पर करना है, सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं जिसका फर्स्ट रो i कैप, j कैप, k कैप। सेकेंड रो क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट लिख जाइए 1, फिर 1, फिर 1, और फिर तीसरा रो जो है वो इसका कोएफिशिएंट 1, -1 और -1। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, इस डिटर्मिनेंट को। हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कीजिए। देखिए जस्ट 1 मिनट, i कैप, यहाँ पर हम लोग i कैप लिख जाते हैं। थोड़ा सा बोलते बोलते तो मेरा गला सूख रहा है, तो जस्ट 1 मिनट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये 1 और -1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -1, और ये -1 होगा तो माइनस पहले से होता है, ये +1 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर -j होता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -j, ये वाला। तो इसके साथ ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 1 इंटू -1, और यहाँ पर -1 ये भी आएगा, 1 इंटू 1 -1 हो गया, प्लस के के साथ क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 इंटू -1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 इंटू 1 ये भी आ रहा है। तो कितना हो गया, ये देखिए -1 + 1 0 i कैप, यहाँ पर -1 -2 और बाहर में माइनस है तो +2j कैप, और यहाँ पर हो जाएगा -2k कैप। बस इतना ही तो काम करना था। तो क्या निकल गया, a क्रॉस b निकल गया। फिर अब फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर में करना क्या है। देखिए यहाँ पर मैं फोर्थ नंबर में दिखा रहा हूँ, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालेंगे कैसे, देखिए ए स्क्वायर किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो उसी को आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो गया, और ए का मैग्नीट्यूड, ए तो यही था ना, यहाँ पर है i प्लस जे प्लस के, यही है ए, और इसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा क्या, इसका मैग्नीट्यूड होगा √i का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, फिर k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड निकला इसका स्क्वायर। तो कितना आ गया, ये तो सॉरी यहाँ पर क्या कर दिए मैं, यहाँ पर तो 1 न होगा, k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। मैग्नीट्यूड a का निकाल करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यही हो जाएगा a स्क्वायर निकल गया। अब एक और काम करना है, हम लोग को प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b निकालना है। इसका तो एक फार्मूला है, तो ये प्रोजेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है, चाहे वो वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हो या फिर इसमें आ जाए। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी होता है। ए डॉट बी अभी हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। ए डॉट बी कितना निकला हुआ है, देखिए यहाँ पर ए डॉट बी निकाले हुए हैं ना, -1 आया है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे ये ए डॉट बी के जगह -1, और b का मॉडुलस, तो b है क्या, b यहाँ पर आप देख लीजिए, b यही था i माइनस जे माइनस के, तो b का मॉडुलस है i माइनस जे माइनस के। अब इसका मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए -1 डिवाइडेड बाय √, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर j का कोएफिशिएंट है -1 का स्क्वायर, फिर k का कोएफिशिएंट है -1 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, -1 डिवाइडेड बाय √3, यही हो जाएगा प्रोजेक्शन। तो हम लोग प्रोजेक्शन भी निकालनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हो चुका है सेक्शन सी का। फोर्थ क्वेश्चन ये है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। थोड़ा अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसको, हाँ। अब फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ 2 लाइन दिया हुआ है,
उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से होगा ही, चाहे वो पैरेलल लाइन हो या अस्क्यू लाइन हो। तो ये यहाँ पर अब कैसा लाइन है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो दो लाइन दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, एक लाइन ये है, एक लाइन है ये, दोनों लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिवन लाइन्स। r इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस के, और दूसरा है r इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 4i माइनस 2j माइनस प्लस 2k है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ये दोनों लाइन हैं। अब सबसे पहले चेक कर लेना है कि वो स्क्यू लाइन है या नहीं। अगर पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, अगर स्क्यू लाइन है तो स्क्यू लाइन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। स्टूडेंट लोग कुछ कंफ्यूज करते हैं, यहाँ कैसे पता चलेगा कि पैरेलल लाइन है। यहाँ अगर वेक्टर सेम होगा, ये वाला वेक्टर, तब वो पैरेलल लाइन होगा। अगर वेक्टर सेम नहीं है तो कोई नंबर कॉमन लेने के बाद अगर सेम है तब भी पैरेलल लाइन होगा। देखिए 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2i आएगा, माइनस जे आएगा, प्लस के आएगा, यही चीज आ जाएगा। तो देखिए इसको फिर से लिख जाते हैं। इक्वेशन 2 कैन बी री रिटन एज, इक्वेशन 2 को फिर से लिख रहे हैं r इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए 2 म्यू, और ये 2 कॉमन ले लेंगे तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब आगे क्या करते हैं, दैट इज r इक्वल टू, ये तो ज्यों का त्यों रहने देते हैं, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ पर हम लोग 2 म्यू को, म्यू एक कोई कांस्टेंट है तो 2 म्यू भी तो एक कांस्टेंट होगा, उसको म्यू डैश मान लेते हैं, और यहाँ लिख जाते हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसको नंबर डाल देते हैं 3। इक्वेशन 2 को फिर से लिखें। इक्वेशन 2 और ये अलग नहीं है, ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन देखने में अलग लग रहा है लेकिन ये इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। 2 और 3 सेम है। यहाँ पर म्यू डैश किसको माने हैं वो लिख जाते हैं, वेयर म्यू डैश इक्वल टू, म्यू डैश हम लोग माने हैं 2 म्यू को, 2 म्यू को। अब देखिए ये और ये सेम आ गया ना, तो ये दोनों सेम है, मतलब ये पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन अगर रहे तो स्क्यू, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला अलग होता है, और स्क्यू लाइन अगर पैरेलल नहीं रहे, स्क्यू लाइन रहे तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। चलिए देखिए इसको अब बनाएंगे कैसे। पहले तो लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड 3 पासेज थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर a1। देखिए ये जो लाइन होता है, इस तरीके से लाइन का इक्वेशन होता है a इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1। तो ये जो लाइन होता है वो पास करता है, ये कोई लाइन है और पास कर रहा है एक ऐसे पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर a1 है यहाँ पर, और ये वेक्टर b के पैरेलल होगा, b1 के पैरेलल, ये वेक्टर b1 के पैरेलल होगा। a इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 है, मतलब ये एक ऐसा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पास करेगा एक ऐसे पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर a1 है और वेक्टर b1 के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1। तो ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 पासेज थ्रू, ये दोनों जो है वो लाइन होगा। इक्वेशन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लाइंस 1 एंड 3, यहाँ पर लाइंस 1 एंड 3 पासेज थ्रू पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर a1, ये पास कर रहा है इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से i प्लस जे लिखे हुए हैं। और ये जो दूसरा लाइन है, दूसरा जो है वो तीसरा में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, तो r इक्वल टू a2 प्लस म्यू इंटू b2। तो ये जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है 2i प्लस जे माइनस के रिस्पेक्टिवली। तो लाइन्स 1 एंड 3 पासेज थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर a1 के जगह ये, प्लस a2 के जगह ये हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं। एंड बोथ आर पैरेलल टू सेम वेक्टर, दोनों जो है वो सेम वेक्टर के पैरेलल है, बोथ आर पैरेलल टू सेम वेक्टर b। यहाँ पर हम लोग एक वर्ड और डालते हैं, सेम वेक्टर b। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ किनारे, और यहाँ पर एक वर्ड डाल देते हैं टू सेम वेक्टर्स, यहाँ और थोड़ा सा आगे मैं कर दे रहा हूँ, टू सेम वेक्टर्स। कौन सा सेम वेक्टर, b। ये भी लाइन इसी के पैरेलल है और ये भी लाइन इसी के पैरेलल है। तो एंड बोथ आर पैरेलल टू सेम वेक्टर b के पैरेलल है, दोनों लाइन जो है वो सेम वेक्टर के पैरेलल है। तो यहाँ पर वेक्टर b यही है। अब आगे देखिए
कैसे इसको हम लोग निकालते हैं दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ A1 A2 क्या है, B क्या है, वो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका मॉड A2 माइनस A1, मॉड A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B और डिवाइडेड बाय मॉड B। ये फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा। तो नाउ यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो वेक्टर A2 है क्या, वेक्टर A2 जो यहाँ पर लिखे थे हम लोग A1 A2 और B, वो मैं यहाँ पर भी लिख दिया हूँ यहाँ पर। तो चलिए A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 का वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और A1 का वैल्यू है i कैप प्लस जे कैप। अब ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कीजिए 2i माइनस i, 2i माइनस i मतलब i हो जाएगा, और j माइनस j मतलब ये 0j कैप हो जाएगा, और फिर माइनस के, सिर्फ यहाँ पर माइनस के क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं तो माइनस के हो गया। फिर क्या करना है, A2 माइनस A1 और B दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। A2 माइनस A1 और वेक्टर B, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो A2 माइनस A1 है क्या, ये है i कैप प्लस 0j कैप माइनस के कैप, और वेक्टर B क्या है, वेक्टर B भी हम लोग को पता है ना, वेक्टर B है 2i कैप माइनस j कैप प्लस के कैप। ये अब इसका निकालेंगे कैसे, इसका निकालने के लिए एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे i कैप j कैप के कैप। अब i का कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 0 माइनस 1, दूसरा वाला का कोएफिशिएंट, इसका पहला का कोएफिशिएंट फिर दूसरा का कोएफिशिएंट 2 माइनस 1 1। अब इसको कर लेते हैं हम लोग एक्सपेंड, यहाँ पर i कैप लिखेंगे, इसके साथ ये 0 और ये माइनस और माइनस खुद दोनों नेगेटिव है, प्लस हो जाएगा। फिर माइनस j, यहाँ पर लिखेंगे माइनस j, इसके साथ में ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे 1, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2, और फिर तीसरा जो होगा यहाँ लिखेंगे k, इसके लिए माइनस 1 और माइनस 0, माइनस 1 और माइनस 0। तो ये हो क्या गया, ये आया माइनस i कैप, फिर माइनस 3j कैप और फिर माइनस k कैप। इसका निकाल लेते हैं मॉडुलस, मॉडुलस यानी कि A2 माइनस A1, यहाँ पर A2 माइनस A1 क्रॉस B, इसका मॉडुलस निकालते हैं। तो क्या होगा मॉडुलस, इसका मॉडुलस हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा फिर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आया 9 प्लस 1 10 प्लस A1 11 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, J के लिए 1 प्लस 2, ठीक है। तो माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10 प्लस 1, ये हो जाएगा रूट अंडर 11। और फिर हम लोग को क्या करना है, वेक्टर B का भी मॉडुलस निकालना है। तो वेक्टर B का मॉडुलस क्या होगा, वेक्टर B तो क्या था, वेक्टर B यही है ना, तो वेक्टर B है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये है। इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 फिर 1 का होल स्क्वायर 1 यानी कि रूट अंडर 6। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B, और साथ में यहाँ पर फिर मॉड ऑफ वेक्टर B है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल के रख लिए हैं। इसका वैल्यू है रूट अंडर 11 और यहाँ पर नीचे है रूट अंडर 6। तो ये आप लिख सकते हैं पूरे का रूट अंडर 11 डिवाइडेड बाय 6। तो चलिए ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एलपीपी का है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये एलपीपी का सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे जरा समझिए। यहाँ पर मिनिमाइज करना है z को, z इक्वल टू 18x प्लस 10y है और सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट दिया हुआ है। इसके बारे में एलपीपी का सवाल के लिए मैं प्रत्येक मॉडल सेट में मैं बताया हूँ और करीब करीब ऐसा है, थोड़ा सा ये अंतर है, पहले वाला जो मॉडल सेट में था उससे थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ, गिवन एलपीपी मिनिमाइज करना है z इक्वल टू 18x प्लस 10y को, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है।
अब सबसे पहला काम करते हैं, कन्वर्टिंग द गिवन इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस वी गेट, इसको इक्वेशन में बदलते हैं। 4x प्लस वाई इन इक्वेशन है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बदल दिए इक्वल टू में, यहाँ पर भी बदल दिए इक्वल टू में, देखिए, और x इक्वल टू भी 0 होगा, y इक्वल टू भी 0 होगा। तो ये 4 इक्वेशन बना लिए हम लोग, इसको कन्वर्ट किए इक्वेशन में। अब ये इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ये जो है चारों इक्वेशन जो है वो 4 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो चारों का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, ये कहाँ से पास करेगा, ये कहाँ से पास करेगा, और x इक्वल टू 0 तो y एक्सेज होता है, y इक्वल टू 0 x एक्सेज, इसके बारे में तो जानते हैं। तो ये दोनों लाइन का मेनली ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख दिया, 4x प्लस वाई इक्वल टू 20 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप पुट कीजिए y इक्वल टू 0, y इक्वल टू अगर 0 पुट कर दे तो 4x इक्वल टू 20 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 5, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। ये जो लाइन है एक पॉइंट से पास करेगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा 5 0, इसका नाम दे दिया A1। द लाइन 1 पासेज थ्रू पॉइंट A1 जिसका कोऑर्डिनेट है 5 0। अब फिर एक x y के जगह 0 पुट किया, अब x के जगह 0 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x के जगह 0 पुट करने से ये हो जाएगा 0, y का वैल्यू आ जाएगा 20। तो 0 20 से पास कर रहा है, 0 20 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एंड द लाइन 2 पासेज थ्रू, इसी तरीके से लाइन 2 का भी आप निकाल सकते हैं, ये 2 पॉइंट से पास करेगा, A2 जिसका कोऑर्डिनेट 15 0 और B2 जिसका कोऑर्डिनेट 0 10। एक बार हम लोग y के जगह 0 पुट करके x निकाल लेंगे, एक बार x के जगह 0 पुट करके y निकाल लेंगे। अगेन और भी 2 इक्वेशन था, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, और दूसरा इक्वेशन था y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स x एक्सिस। अब ये जो 2 लाइन है, दोनों लाइन को ट्रेस करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो देखिए जरा समझिएगा इसके बारे में, हम लोग क्या करते हैं, ये आपको ये पॉइंट से पहला लाइन पास कर रहा था 5 0 0 20, दूसरा लाइन 15 0 0 10। मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर 5 0 और 0 20 से 15 0 और 0 10 से पास कर रहा है, तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ। तो सबसे पहले इसको ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। ग्राफ में सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लिख लीजिएगा। 5 0 ऐसा करते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग 5 लिखते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी इधर हो जाएगा 5 10 15 और 20। तो पहले 5 0 तो ये पॉइंट हो गया, देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ ये पॉइंट से पास कर रहा है। और 0 20 तो 5 10 15 0 0 20, तो ये एक लाइन जो बनेगा वो ऐसा लाइन हो जाएगा। देखिए ये लाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, मैं थोड़ा सीधा करने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरीके का लाइन होगा, आप स्केल रख करके बना लीजिएगा ना। और फिर दूसरा क्या है 15 0, तो 15 0 यानी कि ये 5 है, ये 10 15 0 ये हो गया, और 0 10 तो 5 और 10 यहाँ पर आ गया। तो ये कैसा लाइन होगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का लाइन। अब दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट, तो दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। लाइन का इक्वेशन यही है ना, यही दोनों लाइन का इक्वेशन है। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उसका नाम देते हैं P, ये P पॉइंट दे देते हैं इसका। ये है आपका A1 जिसका कोऑर्डिनेट है 5 0, इसका कोऑर्डिनेट है 5 0। ये है A1 के बाद ये है B1 जिसका कोऑर्डिनेट है 0 20, और ये है आपका A2 जिसका कोऑर्डिनेट है 15 0, और ये है B2 जिसका कोऑर्डिनेट है 0 10। तो ये सभी पॉइंट हो गया। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, लेट द लाइन 1 and 2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P वी सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, या समझिएगा, हम लोग 3 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 3y इक्वल टू 60, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 से किसको 2 को, 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब वही लिख जाना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। y को यहाँ एलिमिनेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पर ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30। तो ये आपका आ रहा है x का वैल्यू 3, x निकल चुका है। अब y निकालने के लिए फर्स्ट से y का वैल्यू क्या होगा, 4x उधर ले जाते हैं, 20 माइनस 4x यानी कि 20 माइनस 4 और x के जगह 3, 4 3 या 12 यानी कि 8।
तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट हो गया आपका x कोऑर्डिनेट निकला है 3 और y कोऑर्डिनेट निकला है 8, तो 3 8 हो गया। यहाँ पर जो फिगर बनाया है इसमें 3 8 हो गया। अब क्या करते हैं, ये ग्राफ बनाने के बाद एक और तो ग्राफ हो जाएगा। एक इक्वेशन ये था ना x इक्वल टू 0 वो y एक्सिस है, और एक है y इक्वल टू 0 वो है x एक्सिस। अब करना क्या है, अब किधर छायांकित करना है, किधर शेड करना है, उसके बारे में समझिए। एक्चुअली ये है 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए x और y दोनों पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई होगा। फिगर जो भी बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स और वाई नॉन नेगेटिव है। आप किसी भी दूसरे क्वाड्रेंट में जाइएगा तो कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है। यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट नॉन नेगेटिव है, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है। और ये 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 20 का मतलब क्या हुआ जरा समझिए। ये फिगर हम लोग बनाए ना, यहाँ पर है 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ये किधर भाग कौन सा लाइन रीजन को बताएगा उसके बारे में समझिए। एक्चुअली जब हम लोग इसको कन्वर्ट किए इक्वेशन में तब तो वो स्ट्रेट लाइन बता रहा है, तब तो ये बता रहा है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ये वाला स्ट्रेट लाइन है। ये कौन सा है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 20, ये वाला स्ट्रेट लाइन है। लेकिन यहाँ कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू या तो इस लाइन के इधर वाला पार्ट होगा या इस लाइन के इधर वाला पार्ट होगा, दो चीज होगा। दोनों में से कौन सा होगा ये पता करने के लिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यहाँ पर बैठाइए। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बैठाते हैं, x के जगह 0 बैठाते हैं, y के जगह 0। क्या ये ट्रू है? ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ये ट्रू है, 0 बड़ा है 20 से, कभी नहीं होगा, 0 तो 20 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ कर्व नहीं, ग्राफ नहीं होगा, मतलब उसका जो रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो किधर होगा, इधर होगा, इस साइड होगा। ये जो लाइन है वो उसका इस साइड होगा। अब दूसरा जो लाइन था, दूसरा लाइन को भी देखिए, वहां था तो इन इक्वेशन 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30 था। तो ये क्या था, यहाँ पर था 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30 था, ये लाइन जो आया है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यहाँ पर भी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बैठा करके देख लेंगे कि कौन सा रीजन होगा। ये किस रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है बल्कि एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए अगर इक्वल टू 30 कर देंगे तब तो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वहाँ इक्वल टू नहीं है, सिर्फ वहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो x के जगह आप 0 बैठाइए, y के जगह 0 बैठाइए, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 आता है, ये आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ये पॉसिबल है ही नहीं, 0 30 से बड़ा होता ही नहीं है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई नहीं किया, उस इन इक्वेशन को, तो ओरिजिन के तरफ ग्राफ नहीं होगा, रीजन नहीं होगा, वो इधर होगा। और जो भी रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x और y दोनों नॉन नेगेटिव है। तो ये वाला जो पोर्शन है यही इसका शेडेड पोर्शन होगा, फिजिबल रीजन यही हो जाएगा। तो यही फिजिबल रीजन होगा, इसी चीज को मैं यहाँ पर ठीक से बना दिया हूँ। देखिए ये फिजिबल रीजन हो गया, पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिख दिया हूँ, 38 या A1 या A2 या B1 और B2 सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, उसी रीजन को मैं बनाया हूँ। अब करना क्या है, ये आप देखिए बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, इधर इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। तो अनबाउंडेड के लिए एक तरीका होता है। देखिए एक लाइन आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, ये लाइन के बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं मैं रेड कलर का लाइन नहीं बनाया था, यहाँ से पास करने वाला लाइन नहीं बनाया था, सिर्फ मैं शेड किया हूँ, ये लाइन बनाया हूँ, यहाँ ये लाइन। तो उसी लाइन के बारे में यहाँ पर आप ये समझिए, ये जो लाइन है उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन इसका जो फिजिबल रीजन होगा, जो कॉमन पार्ट होता है, वही फिजिबल रीजन है अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड का कॉर्नर पॉइंट ये और ये तीन चीज हुआ। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, द फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस गिवन इन LPP इज शोन बाय शेडेड रीजन। शेडेड रीजन से फिजिबल रीजन को दिखा रहे हैं इन द ग्राफ। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन आर, कौन सा कॉर्नर पॉइंट है फिजिबल रीजन का, जो शेडेड पार्ट दिख रहा है उसका कॉर्नर पॉइंट एक आपको यहाँ दिख रहा होगा A2 जिसका 15 0, एक यहाँ दिख रहा है P जिसका 3 8, और एक दिख रहा है यहाँ पर B1 जिसका कोऑर्डिनेट है 0 20।
तो यहाँ पर 3.A2 15 P38 B1 020। द शेडेड रीजन इज अनबाउंडेड है। तो द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z एट द कॉर्नर पॉइंट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें z इक्वल टू 18x प्लस 10y, इसी को मिनिमाइज करना था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही था क्वेश्चन में, तो इसी को मिनिमाइज करना था। तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे कॉर्नर पॉइंट पर, 3 कॉर्नर पॉइंट था तो 15 0 38 020। देखिए 15 0 पर निकालते हैं तो x के जगह z इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इंटू 15, x के जगह 15 बैठाते हैं और y के जगह 0, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 270 आ रहा है। 38 पर निकालते हैं 18 इंटू एक्स के जगह 3 और प्लस 10 वाई के जगह 8, ये आ रहा है 134। और 020 पर निकालते हैं 18 इंटू एक्स के जगह 0 और वाई के जगह 20, तो ये आ रहा है 200। अब मिनिमम वैल्यू निकालना था, मिनिमाइज करना था, तो मिनिमम वैल्यू 134 है। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 134 अटेन्स एट द पॉइंट 38 पर ये मिल रहा है मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पर अनबाउंडेड में एक और चीज चेक करना पड़ेगा, वो जो रेड कलर का लाइन है ना, वो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अब करना क्या पड़ेगा जरा समझिएगा उसके बारे में। ये जो मिनिमम वैल्यू आया है उसके इक्वल कर देंगे इसको, 18x प्लस 10y इक्वल टू 134, जो भी मिनिमम वैल्यू आया है उसके इक्वल। और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए x की जगह 0 बैठाइए, x की जगह 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर 10y है, 10y, तो x की जगह 0 बैठाएंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका, ये तो हट गया, 10 को उधर ले जाएंगे तो 13.4। और अगर हम लोग y की जगह 0 बैठाएंगे तो y 0 बैठाने से ये 0 हो जाएगा, 18 उधर डिवाइड करेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 134 डिवाइडेड बाई 18, ये लगभग 7.4 आएगा, 7.4। तो इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, x कोऑर्डिनेट 7.4, y कोऑर्डिनेट 0, देखिए x कोऑर्डिनेट 7.4, y कोऑर्डिनेट 0, तो यही है, ये 5 है, ये 7.5 के आसपास आएगा, ये 10 है ना, तो 7.4 यहीं पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिए हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा है x0 है, y 13.4 है, x0 y 13.4, तो x0 और y 13.4, ये 10 है, ये 12 है, 13.4 करीब करीब यहाँ आएगा। तो इसको और इसको मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं जरा समझिएगा इसके बारे में। ये इस लाइन को हम लोग बनानी है, इस लाइन का इक्वेशन बनानी है, वहाँ पर डॉटेड लाइन हम लोग बना दिए। अब मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो करना क्या है, मिनिमम वैल्यू मतलब 18x प्लस 10y का इससे भी कोई छोटा वैल्यू मिलेगा क्या, 134 से कोई छोटा वैल्यू मिलेगा क्या। यहाँ पर तो टेबल में हम लोग कॉर्नर पॉइंट पर निकाल लिए, देख लिए 134, लेकिन उससे भी कोई छोटा वैल्यू मिलेगा क्या। तो ये कौन सा रीजन होगा, x की जगह 0 और y की जगह 0 बैठाइए, 0 आ रहा है, 0 लेस देन 134, मतलब ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इधर जो रीजन होगा, इस लाइन के इधर जो रीजन होगा वो हाफ प्लेन कहलाएगा, ओपन प्लेन कहलाएगा। ये लाइन जो है वो दो प्लेन में, प्लेन को दो भागों में बांटेगा, एक उधर और एक इधर, तो हाफ प्लेन इधर हो गया और ये ओपन प्लेन कहलाएगा, क्योंकि डॉटेड लाइन हमारे सिर्फ लेस देन दिए हुए हैं, तो लेस देन है तो ये ओपन प्लेन कहलाएगा। हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इधर और जो फिजिबल रीजन है वो उसमें कोई कॉमन पॉइंट है, देखिए ये जो लाइन है उस लाइन के इधर और फिजिबल रीजन आपको शेडेड पोर्शन में दिख रहा है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट अगर रहता तो उधर मिनिमम वैल्यू हो जाता, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो यही मिनिमम वैल्यू होगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, जरा समझिएगा क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट ओपन हाफ प्लेन, वही ओपन हाफ प्लेन जो मैं नीचे दिखा रहा था ना रेड लाइन के नीचे, वही ओपन हाफ प्लेन है, हैज नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन और ओपन हाफ प्लेन जो नीचे था उसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। सो जेड हैज द मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 134 पर, यानी इसी पॉइंट पर इसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो ये PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो फिर से एक बार रिपीट करके इसको देख लीजिए। ये अनबाउंडेड रीजन का हो गया, बाउंडेड रीजन का पहले भी मॉडल सेट में आ चुका है। अब मॉडल सेट 5 का 2 वीडियो मैं अपलोड करूँगा बहुत जल्द ही, ये 2-3 दिनों के अंदर मॉडल सेट 5 का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिए
और लाइक जो है वो आपका एक लाइक हम लोग को काफ़ी मोटिवेट करता है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप सिर्फ एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इतना तो कम से कम कर सकते हैं मेरे लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।